नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है बुध का गोचर कर्क राशि में। बुध अभी अभी तक फिलहाल अपनी राशि में विद्यमान थे, मिथुन राशि में थे और लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। आप सभी को लक्ष्मी नारायण योग की एक छटा देखने के लिए मिली है। अब वही बुध लक्ष्मी नारायण योग को तोड़कर मतलब मिथुन राशि से निकल कर कहाँ जा रहे हैं? अपनी अपने पिता की राशि में जा रहे हैं, मतलब कर्क राशि में, मतलब चंद्र की राशि में जा रहे हैं। और ये गोचर भी खास है क्योंकि वो बहुत अलग प्रकार की छटा आपके सामने लेकर आने वाला है। अब कर्क राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली में चौथे भाव में पड़ती है। चौथा भाव आपके सुखों का है, आपकी माता का है, आपके वास्तु का है, आपके घर का है। मतलब ये चार चीजें मेन क्या होने वाली है, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ बुध आपको घटनाएं देने वाले हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, बुध क्या है? बुध बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। बुध क्या है? आपके बुद्धि के कारक हैं। बुध इंफॉर्मेशन के कारक है। बुध डॉक्यूमेंट्स के कारक हैं। बुध यात्राओं को भी दर्शाते हैं। क्षणिक चीजों को जो है वो टेम्पररी जो चीजें होती हैं वो भी बुध से कंडक्ट होती हैं। बुध आपको कहीं ना कहीं जो नसें होती हैं, नसों से संबंधित जो रिफ्लेक्स होता है उससे कहीं ना कहीं क्या देते हैं, परिणाम देते हैं पत्रिका में। अब ये बुध जब कर्क राशि में आते हैं, चंद्र की राशि में आते हैं। बुध कर्क राशि मतलब चंद्रमा को शत्रु मानते हैं क्योंकि उन्हीं के कारण चंद्र और तारा के पुत्र हैं वो। परंतु कैसे पुत्र हैं? अनौरस, मतलब इलीगल। क्योंकि तारा कौन थी? तारा थी तारा है बृहस्पति की पत्नी। और बृहस्पति की पत्नी तारा जो है उनके साथ में चंद्र के जब संबंध हुए उसके कारण बुध की उत्पत्ति हुई है। तो बुध के ऊपर एक लांछन है। देखिए, बुध के पास एक फ्रस्ट्रेशन है, बुध के पास एक डिसअपॉइंटमेंट है। जब आप किसी भी ग्रह का मेन नेचर, मेन तत्व समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि उस तत्व को आप अपने जीवन में कैसे संचालित होते हुए देखते हैं। बहुत बार आप अपनी ही बुद्धि हमें फ्रस्ट्रेट करती है। बहुत बार अपनी ही बुद्धि हमें डिसअपॉइंटमेंट देती है। बहुत बार हमारी ही बुद्धि, हमारे ही विचार जो होते हैं वो हमें डिप्रेशन देते हैं। तो हमारी बुद्धि कैसी है? शुद्ध है या अशुद्ध है? वो हम पत्रिका पे उस बुध की पोजीशन पे तय करते हैं। वही बुध अगर आपके त्रिक भाव में आएगा तो वो क्या करेगा? अशुभ बुद्धि या त्रिक भाव से संबंधित कुछ न कुछ बुद्धि संचालित करेगा। अब ये बुध बुध जो है ये किस किस ग्रह से कंजंक्ट है, मतलब युति बनाए हुए हैं, दृष्ट है, उसके अनुसार भी आपको परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पे ये कर्क राशि का गोचर है बुध का। कर्क राशि में पड़ते हैं तीन नक्षत्र। तीन नक्षत्र कौन से हुए? पुनर्वसु नक्षत्र का सबसे अंतिम पार्ट है। पहले तीन पार्ट कहाँ आ गए? मिथुन राशि में आ गए। परंतु पुनर्वसु का सबसे चौथा चरण जो है वो कर्क राशि में आता है। मतलब सबसे पहले गोचर करते हुए अभी जो गुरु बुध है वो पुनर्वसु में चल रहे हैं। अब ये गोचर कब से कब तक है? ये गोचर देखिए 29 जून से लेकर 19 जुलाई है ना। तो 19 जुलाई अगर 19 दिन मान ले, 19 दिन और +2, तो नक्षत्र का जो विभाजन है, नक्षत्र का जो आपको परिणाम है वो 21 दिनों में इक्वली समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नक्षत्र कौन कौन से हैं? ये नक्षत्र है पुनर्वसु, फिर है पुष्य, और फिर खुद ही बुध का जो नक्षत्र है वो आश्लेषा है। अब पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, पुष्य शनि का नक्षत्र है, और अश्लेषा जो है वो बुध का स्वयं का नक्षत्र है। बुध के तीन नक्षत्र हैं, कौन से हैं? अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। मतलब अब जब बुध अपने कर्क राशि में आए हैं और अश्लेषा में जब जब चलेंगे तब कौन से नक्षत्र एक्टिवेट होने वाले हैं? ट्राइन, ज्येष्ठा और रेवती का। जब ये पुनर्वसु में अब चल रहे हैं तो पुनर्वसु किसका नक्षत्र है? गुरु का है। तो गुरु के जो दूसरे दो नक्षत्र हैं वो कौन से हैं? विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। तो ये अभी कौन से ट्राइन को एक्टिवेट करके रखे हुए हैं? पुनर्वसु है ना, मतलब 3, 7 और 11। अब जब ये पुष्य में जाएंगे तो पुष्य किसका नक्षत्र है? शनि का। तो शनि के जो बाकी के दो नक्षत्र हैं वो कौन से हैं? पुष्य पहला हुआ शनि का, फिर हुआ अनुराधा, और फिर हुआ उत्तर भाद्रपदा। मतलब कर्क शनि का जो नक्षत्र है, तो ये त्रिकोण कौन सा हो रहा है? देखिए 4, 8 और 12। मतलब ये पूरा गोचर आपको कौन से त्रिकोण को एक्टिवेट करके रिजल्ट देने वाला है?
सबसे पहले तो गुरु का त्रिकोण हुआ, कौन सा त्रिकोण हुआ, त्रिकोण हुआ यहाँ पे तीसरे राशि में पुनर्वसु पड़ती है और यहाँ पे कर्क राशि में भी है, तो यहाँ पे आपको डुअलिटी आएगी। दो नक्षत्रों या दो दो राशियों का कहीं ना कहीं प्रभाव मिलने वाला है। मतलब इसका अर्थ है कि बुध जो है वो ऑसिलेट होने वाले हैं, ऑसिलेट का भी इफेक्ट देंगे। मतलब वो आपको मिथुन राशि का भी इफेक्ट दे रहे हैं और कर्क राशि का भी इफेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र। अब शनि, ये अगर आप कर्क राशि में देखेंगे तो पुनर्वसु का एक ही चरण आया है और बाकी के जो दो नक्षत्र हैं, एक तो पुष्य और दूसरा अश्लेषा, तो ये कहाँ आ गया, चारों चरण कर्क राशि में ही है, दोनों ही नक्षत्रों के। इसका अर्थ है कि पूर्ण संपूर्ण इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि में जब बुध हैं तो वो क्या परिणाम देंगे। सबसे पहले तो ये समझिए, बुध फ्रस्ट्रेशन का ग्रह है, बुध बुद्धि का ग्रह है, तो आपकी बुद्धि किस प्रकार से पत्रिका में स्थित है, बुद्धि का ग्रह बुध ये आपके पत्रिका में किस प्रकार से स्थित है, उसकी कंडीशन क्या है, उसमें कितना बलाबल है। पंचम भाव आपके बुद्धि का भाव है, पंचम भाव आपके धी शक्ति का भाव है, तो पंचमेश कौन है, ये स्थिति को जान लेना बहुत जरूरी है जब आप गोचर के रिजल्ट को जानने का प्रयत्न करते हैं। अब बुध किसकी राशि में आए हैं, कर्क राशि में, मतलब चंद्रमा। अब चंद्रमा कैसे है, हर 2.25 दिन में, 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो आपको ये पूरे टाइम पीरियड में हर भाव में चंद्रमा जिस अनुसार पॉजिटिव रहेंगे और बुध का और चंद्रमा का जिस प्रकार से संबंध आएगा, अगर त्रिक भाव का संबंध आ रहा है तो वो ठीक नहीं है। मतलब बुध से अगर चंद्रमा आपके त्रिक भाव में बैठेंगे तो आपको उस दिन गलत रिजल्ट मिलने वाला है, आपकी बुद्धि उस दिन घूमने वाली है, आपका क्या होने वाला है, आपकी मति फिरने वाली है। मतलब बुध से चंद्रमा त्रिक भाव में आए, 6वें भाव में आ गए, फिर 8वें भाव में आ गए और व्यय भाव में आ गए। तो ये तीन दिन नहीं कहूंगी, 6 दिन 7 दिन लगभग ऐसे हैं जहां पे बुद्धि घूम सकती है। मतलब जब जब चंद्रमा कब आएगा, अब कर्क राशि से 6वां भाव कौन सा है आपका, धनु राशि है, मतलब धनु राशि का जो चंद्रमा आएगा उस दिन, वो 2 दिन आपको बिल्कुल संभल के चलना है, क्योंकि उन 2 दिनों में क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना आना, और कंपटीशन के कारण आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन मेकिंग करेंगे। आप अपने जो भी मेड सर्वेंट्स हैं उनके साथ में सही तरीके से बर्ताव नहीं करेंगे, उसमें आपका कहीं ना कहीं अनबन होगी, छुट्टी ले ली, कोई भी कारण, उसके कारण आप कहीं ना कहीं वहां पे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। वही कर्क राशि से 8वां भाव कौन सा है, 11वीं राशि है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि, अब कुंभ राशि 8वें भाव में, अब 8वां भाव क्या है, निज दोषों का है। निज दोष मतलब आपके खुद के दोष, आपका आपके आपकी क्रॉनिक डिसीजेस, मतलब डिसीजेस को लेकर भी कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कुछ ना कुछ आपके कारण, आप अपनी हैबिट्स के कारण अपने लिए कुछ ना कुछ ट्रबल इनवाइट करेंगे। व्यय भाव खर्चे का है, नुकसान का है, और व्यय भाव आपके कर्क राशि से ये व्यय भाव में आ रहा है, राइट, मतलब 12वें स्थान में है, तो ये सुखों का नाश है। मतलब कुछ ना कुछ सुखों का नाश होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित होगी, आपकी बुद्धि आपसे कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करवाएगी कि जिससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आप अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हैं। तो ये जो गोचर के इफेक्ट है ना, इसको इस तरह से आपको समझना बहुत आवश्यक है। और ये परिणाम जो है, ये अगर आप अपनी पत्रिका में लगा के देखेंगे तो आपको ये सटीक बैठेंगे। अब हम देखेंगे कि इस गोचर का परिणाम प्रत्येक लग्न राशि के लिए और जन्म राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा। अगर आप मुझसे नक्षत्र गोचर भी सुनना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम आप इस बुध के नक्षत्र गोचर पे भी प्रकाश डालिए, तो मैं जरूर वो करूंगी। ठीक है, मेष लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, उनके 4थे भाव में हो रहा है। 4था भाव सुखों का है, माता का है, आपके वास्तु का है, और आपकी सभी प्रकार की जो हैप्पीनेस है उसका है। और वहां पे ये बुध आ रहे हैं, बुध किस भाव के स्वामी हैं आपकी पत्रिका में, ये 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं। अब 3रा भाव मतलब पराक्रम हुआ, सिबलिंग्स हुए, छोटी यात्राएं हुए, और 6वां भाव आपका क्या है, आपका पेंडिंग कर्म है, सर्विस है। इसका अर्थ है कि ये पूरा टाइम पीरियड आपके पराक्रम को लेकर, आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, आपके छोटे प्रवासों को लेकर, आपके खुद के रोग राई को लेकर
आपके खुद के रोग राई को जो खर्चा है उसको लेकर ये क्या कर रहा है, गोचर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सुखों का क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती थोड़ी। इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सुखों में कमी आ सकती है। इसको आप कैसे निकालें, क्योंकि ये यहाँ पे पेंडिंग कर्म है। पेंडिंग कर्म मतलब आपका जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि छठवां भाव कन्या राशि का है और कन्या राशि का स्वामी बुध है। अब ये क्या दिखाता है कि चौथे भाव में, मतलब माता से संबंधित, घर से संबंधित अगर कोई पेंडिंग कर्म है आपका बचा हुआ, आपके कुल देवी से संबंधित कोई कर्म बचा हुआ है, तो उसे पूर्ण करिए। उससे संबंधित आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की पत्र व्यवहार है, डॉक्यूमेंटेशन है, किसी मंदिर से संबंधित कोई कार्य है, कोई माता से संबंधित कोई कार्य है, तो उसे पूर्ण करिए। उसका जो भी काम अधूरा बचा हुआ है उसको पूर्ण करिए। ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन को भी लेकर दिखाता है, या आपके नसों को लेकर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखाता है। चौथे भाव का बुध क्या दिखाता है कि चौथा भाव आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का है। अब यहाँ पे बुध जब आते हैं, आपकी पत्रिका में बुध कहाँ पे स्थित है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा, परंतु ये बुध क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं कॉन्शियस करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अब यहाँ पे कॉन्शियस डिसीजन आप करते हैं तो उसका फल आपको सीधे कहाँ मिलता है। अब देखिए, बुध से लाभ भाव में गुरु है, मतलब आपके कुटुंब भाव में गुरु है। बुध का जो लाभ है वहां से वो लाभ आपको प्राप्ति होगी। गोचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लाभ की प्राप्ति कैसे होगी, धन की प्राप्ति होगी, आपके कुटुंब में वातावरण अच्छा होगा। तो ये आपको ध्यान खुद आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, चौथा भाव जो है, यहाँ पे जो बुध है वो सर्विस के क्षेत्र, सर्विस से संबंधित भी कुछ ना कुछ अच्छा दिखाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब जो लोग जॉब में हैं, अब जॉब में होते हुए भी आपके छठवें भाव में केतु चल रहा है, इसका अर्थ है वो केतु क्या करता है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है। वो डिस्टरबेंस आपको सही प्रकार से डील करने होंगे, जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं वो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही सुखों की प्राप्ति होगी। तो ये रहा मेष लग्न के लिए, मेष राशि के लिए आपके लिए गोचर। ठीक है। अब एक और चीज, कर्क राशि में ही जन्मस्थ जन्मस्थ अगर बुध आपका स्थित है और उसके ऊपर बुध का भ्रमण हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि ये क्या होगा कि बुध लगभग जो है वो 10 से 12 महीने जो भी लेते हैं एक सर्कल को पूर्ण कंप्लीट करने के लिए, गोचर को कंप्लीट करने के लिए, मतलब राशि चक्र को पूर्ण करने के लिए। और जब वो आपके जन्मस्थ बुध के ऊपर विराजमान होते हैं, तो वो आपसे कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म ही कंप्लीट करवाएंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करवाएंगे जो आपने ध्यान नहीं दिया है, जिसको आपने इग्नोर किया है, विच यू आर सपोज टू डू। वो कुछ किसी से भी संबंधित हो सकता है, वो सर्विस से, वो आपके लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए, आपके घर से, आपके रोग को लेकर, आपके नेबर्स को लेकर, आपके मामा मौसी इन सब के पक्ष को लेकर, किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी स्थान से संबंधित कुछ न कुछ पेंडिंग कर्म पूर्ण करने की संधि मिलना। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए देखिए, वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र है, और शुक्र अभी कहाँ है, वो है अभी कुटुंब स्थान में। और हम बुध के गोचर की बात कर रहे हैं। बुध के गोचर को देखिए, बुध आपके तीसरे भाव में है, कर्क राशि आपके तीसरे भाव में पराक्रम में है। पराक्रम में जब बुध आते हैं तो वो छोटी यात्राएं देते हैं, कुटुंब के साथ मिलकर कुछ ना कुछ छोटी यात्राओं का होना, या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ में आपका कुछ ना कुछ संबंध आना। ऑलरेडी आपका संबंध पिछले महीने आ ही गया होगा, जो पिछला गोचर गया है उस संबंध में आपने कुछ ना कुछ अपने सिबलिंग्स के साथ में टाइम स्पेंड किया ही होगा। परंतु ये गोचर आपको क्या कहता है कि तीसरे भाव में जब बुध आ रहे हैं, तो आप अपने स्किल्स पे, आप अपने उपदेश देने की अगर कोई क्वालिटी है आप में, उसके ऊपर उस प्रकार का कोई आपका कर्म है, उस प्रकार का कोई करियर है, उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जर्नलिस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सभी लोगों के लिए ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि तीसरा भाव क्या दर्शाता है, आपका पराक्रम, आपका रिस्क टेकिंग फैक्टर। आप कितने अच्छे से इस चीज को करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, वो आपका ये बुध दिखाएगा। परंतु कर्क राशि का बुध है, तो इमोशनल बुध है कहीं ना कहीं, तो इमोशंस में आके डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, इमोशंस में आके कोई कोई प्रकार, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर देना है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्र है। चंद्र आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, बुध कहाँ बैठा हुआ है, उनका आपस में कैसा संबंध है, उसके अनुसार क्या होगा, ये आपके लिए घटनाक्रम बनेगी। परंतु
अब ये बुध जो है ये कुटुंब भाव के और पंचम भाव के स्वामी है। इसका अर्थ है कि कुटुंब से संबंधित और पंचम भाव से संबंधित, संतति से संबंधित, आपके जॉब से ये आठवां भाव है, मतलब आपके करियर के दशम भाव से ये आठवां भाव है। इसलिए क्या दर्शाता है कि कुछ ना कुछ उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन, कुछ ना कुछ ऐसे व्यवहार, ईमेल्स या चैट, ये सब चीजें बढ़ेंगी। इससे इससे कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसे उसका वो ना हो, उसका ख्याल रखिएगा। संतति से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, कुटुंब में छोटे बच्चों से संबंधित, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे संबंधित कुछ ना कुछ कर्म करने की, या कुछ ना कुछ आपके सामने डिसीजन मेकिंग्स आएंगी, वो आप सोच समझ के उसे करिएगा। आपको चांस मिलता है उस चीज में आपको गुण प्राप्त करने के लिए, तो जरूर कीजिए उस चीज को, ठीक है। अब यही बुध आपके पत्रिका में अगर बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो ये गोचर आपके लिए और ज्यादा प्रभावी है, याद रखिएगा। अब ये बुध जो आपकी पत्रिका में है, ये गोचर में जहां है तीसरे भाव में है, परंतु जन्मस्थ बुध आपका कहाँ है उसके अनुसार भी बुध आपको फल देंगे, देखिए, ठीक है। बुध से लाभ भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न में ही क्या है, गुरु है। तो ये आपको बुद्धि के साथ साथ कहीं ना कहीं विजडम भी देने वाले हैं। आप किस चीज से बचना है, लाभ भाव में जो राहु है ना, वो कहीं ना कहीं आपको चीटिंग, या वो कहीं ना कहीं क्या दे सकते हैं, वो आपको भूख देंगे, पर उस भूख को पूर्ण करने के लिए शॉर्टकट का मार्ग अपनाओ, ऐसी बुद्धि देंगे। तो शॉर्टकट का मार्ग नहीं अपनाना है, उसका आप ध्यान रखिएगा। मिथुन लग्न के लिए बात करते हैं। लग्नेश खुद कहाँ है, दूसरे भाव में आए हैं। दूसरा भाव मतलब कुटुंब है, कुटुंब का भाव है, संतति का भाव है। यहाँ पे संतति एडिशन का भाव है, ये देखिए, या हम ये कहते हैं कुटुंब में एडिशन होना। दूसरा भाव आपके धन का भी है, दूसरा भाव आपके वाणी का है, वाचा का है, वहां पे बुध आ रहे हैं। तो ये गोचर आपको बहुत बुलवाएगा। आपसे शायद हो सकता है कि आप बहुत बातें करें, बहुत बड़बड़ करें। अगर यही आपका जन्मस्थ बुध भी यहीं पे है तो यू आर अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। बट प्रश्न ये है कि जो आप बात करते हैं, क्या अगर आप 100 सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें काम के कितने हैं सेंटेंसेस, या व्यर्थ ही अपनी एनर्जी जो है वो बातों के द्वारा जाया कर रहे हैं, इसका विचार जरूर कीजिएगा। तीसरी बात, बुध जो है यह आपकी पत्रिका में लग्नेश है और चतुर्थेश है, मतलब आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, और चतुर्थ भाव क्या है, आपके सुखों का भाव है। तो ये क्या दर्शाता है कि आप अपनी पर्सनालिटी, आप अपने वाणी के कारण अपने सुखों में वृद्धि या फिर हानि दोनों ही करते हैं। तो वो किस प्रकार से कर रहे हैं, वाणी के द्वारा, वाचा के द्वारा कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम धन की प्राप्ति के हिसाब से बात करें तो लग्नेश खुद जब धन भाव में आते हैं तो वो धन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चलवाते हैं, वो आपसे अच्छा कार्य होगा। ये बुध जो है ये दूसरे भाव में जो होने के कारण लैंग्वेजेस में कमांड आना, लैंग्वेजेस में अलग अलग पद्धति से बात होना, ऐसे अलग अलग लोगों से बात होना जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस आपको यूज करनी पड़ रही है, यहाँ पे आपके स्किल सेट काम आकर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लग्नेश और सुखेश का कहाँ है ये आपके कुटुंब भाव में है, परंतु कुटुंब भाव में देखिए कौन है, केतु है। केतु जब कुटुंब भाव में है, मतलब चौथे भाव में है, तो सुखों में क्या है, थोड़ी कमी है। यहाँ पर सुखों में नकार घंटा है, मतलब जब तक केतु का गोचर है चौथे भाव में, कोई भी ग्रह आ जाए आपको ये कहीं ना कहीं 19-20 में 19 ही मिलना है, ये याद रखिएगा, जब तक केतु का गोचर आपका चौथे भाव में चलेगा। क्योंकि यहां से निकलकर वो कहाँ जाने वाले हैं, वो आपके पराक्रम में जाने वाले हैं। और ये जब पराक्रम में जाएंगे तो ये और ज्यादा नकार घंटा आपके पराक्रम में, आपकी डिसीजन मेकिंग में, एफर्ट्स में लाएंगे। यहाँ ये बुध क्या कर रहा है, उस केतु को बुद्धि जरूर देता है कि इस प्रकार से कर्म कर ताकि तुझे खुशी मिले, ताकि तुझे सुख मिले, परंतु आप वो कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं, या घर का वातावरण आपको करने नहीं दे रहा है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको घर का वातावरण, आपकी खुद की माता हो सकती हैं, आपके खुद के घर के सदस्य हो सकते हैं जो आपके सुखों में कहीं ना कहीं हानि ला रहे हैं, गोचर के अनुसार तो ये चीज दिख रही है। तो वो एक बार ध्यान से समझिएगा। अगर कंफ्यूजन है तो अच्छे से पत्रिका दिखवाइए, किसी से समझिए उस चीज को, है ना। यही बुध अगर आपका जन्मस्थ बुध पे गोचर के बुध का भ्रमण है तो ये क्या हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, धन के मामले में काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनालिटी के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रूमिंग के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन या इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ मैटर आपके लिए लेकर आएगा।
कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क लग्न की बात करते हैं। लग्न और राशि जब मैं कहती हूं तो आप अपने शरीर पे गोचर किस प्रकार से काम करने वाला है वो लग्न राशि से है। जन्म राशि से मतलब आपकी मेंटल स्टेट पे ये गोचर किस प्रकार से काम करने वाला है वो जन्म राशि है। तो कर्क लग्न, अब बुध यहाँ पे है, बुध आपके लिए आपके व्यय भाव के स्वामी है और आपके पराक्रम के स्वामी है। बहुत बार लग्न के जातकों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बुध जब तीसरे भाव के स्वामी होते हैं तो उनके उनके एफर्ट्स में, उनके प्रयत्नों में बहुत बार फ्रस्ट्रेशन रहता है, मैं क्यों करूं, देयर इज नो रीजन, बहुत कुछ पर्पस नहीं है। क्योंकि आप प्रयत्न तब करते हैं जब आपके आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, जब आपके दिमाग में थॉट्स क्लियर होते हैं कि मुझे ये चीज करना है क्योंकि मुझे ये चीज की प्राप्ति करनी है। और जब केतु है आपके यहाँ पे पराक्रम में तो वो क्या करता है, आपसे पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए आपको या क्या कर रहा है, बुद्धि दे रहा है। पर आप पेंडिंग कर्म पूर्ण कर रहे हैं या कर रहे हैं क्या, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप वहां पे आलस कर रहे हैं या वहां पे आपने टाल दिया है, इग्नोर कर दिया है, देखिएगा ये चीज। अब ये बुध व्यय भाव के भी स्वामी है, इसका अर्थ है खर्चा। खर्चा बढ़ेगा, आप खुद ऑनलाइन शॉपिंग करना, आपकी नींद का डिस्टर्ब होना, आपके स्लीप पैटर्न में डिस्टरबेंस होना, आपके अब ये सब चीजें जब तक ये व्यय भाव में थे तो तब तक आपके हाथ में कंट्रोल नहीं था। बट आपके हाथ में अब कंट्रोल है क्योंकि लाभ भाव, लग्न भाव में ये बुध आ रहे हैं। तो लग्न भाव में खुद जब व्यय आता है तो आपके हाथ में व्यय का कंट्रोल दे देता है कि कितना खर्चा करें, जरूरत है क्या इस खर्चे की, कितना नुकसान है, नुकसान होगा नहीं होगा, उसकी जो कैलकुलेशन है वो आप सही तरीके से कर पाएंगे। बुद्धि का ग्रह है बुध, परंतु वो बुध जो है वो अगर त्रिक भाव में आपकी पत्रिका में अगर बैठा होगा ना तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। या फिर आपकी त्रिक भाव में वो बुध जो है वो कहीं ना कहीं आपसे चीजें गलत करवा सकता है। उस समय आप किसी और की बुद्धि हायर करिए, उसके अनुसार फिर वो ओपिनियन लेकर फिर डिसीजन मेकिंग करिए। सबका सुनो, करो अपनी मन की, ये यहाँ पे कहावत लागू होती है। ये बुध जो है पराक्रम के स्वामी है, इसका अर्थ है कि ये टाइम पीरियड क्या होने वाला है, आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके छोटे सिबलिंग्स के साथ में कुछ ना कुछ संबंध लाएगा और कुछ ना कुछ कर्म घटित करवाएगा। अगर वो नहीं होता है तो ये स्थान जो है छोटे प्रवासों का है। ये स्थान जो है ये क्या है, आपके उपदेशों का है, आपके स्किल सेट को अक्वायर करने का है, आपके बिजनेस के भाग्य का है। तो ये अच्छा टाइम पीरियड है कि आप इन सब चीजों में वृद्धि कर सकते हैं अपने स्वकर्म के अनुसार। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है ये उनके कहाँ हो रहा है, व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में बुध, बुध कौन है यहाँ पे, ये खुद लाभेश है और कुटुंबेश है, दोनों धन भाव का स्वामी जो है। लाभ और कुटुंब ये दोनों ही कौन से हैं, धन के स्वामी हैं, और वो आपके व्यय भाव में आता है। इसका अर्थ है कि ये गोचर क्या है, कुछ ना कुछ बड़ा खर्चा करवाने वाला है। बुद्धि के कारण आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा। ये खर्चा आपके इन्वेस्टमेंट से संबंधित भी हो सकता है, ये खर्चा आपके डॉक्यूमेंटेशन के संबंधित हो सकता है, घर के डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो सकता है, रजिस्ट्री के लिए हो सकता है, या फिर ये खर्चा आपके किसी रोग राई के लिए हो सकता है, आपके स्पाउस एंड फैमिली के लिए आप कहीं ना कहीं खर्चा कर रहे हैं, या स्पाउस एंड फैमिली ससुराल पक्ष ले लीजिए, कुटुंब में कहीं ना कहीं किसी सदस्य को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत है, हॉस्पिटलाइजेशन है, ब्लड टेस्ट है, कहीं ना कहीं यहां से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चा हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का दुख, या किसी ऐसी व्यक्ति का को आपके घर में नर्वस सिस्टम या नर्व्स को लेकर या आपके स्किन को लेकर कुछ ना कुछ इश्यू है, उसमें आपका खर्चा हो रहा है। अगर ये हो जाता है ना तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब गोचर में ऐसी चीजें आती हैं और जब आप खर्चा कर देते हैं तो आपने वो गोचर पूरा कर दिया है। गोचर पूरा करने से आपको फल की प्राप्ति भी होती है, मतलब उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलते हैं, क्योंकि वो डिमांड है नियति कि आप ये कर्म इस प्रकार से करो। आपने उसमें कोताही करी, आपने अपना नुकसान कर लिया, आपने उसमें जैसा आपसे डिमांड की जा रही है आपने दे दिया, तो आपने वहां पे अपना कर्म पूर्ण करके आपने अपना हिसाब बराबर कर दिया। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो वापस से रिवाइंड करिए और फिर वापस से सुनिए इस चीज को। अब ये बुध जो है लाभ भाव के स्वामी है। लाभ भाव मतलब लाभ कहां से लाभ हो सकता है, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल से, आपके फ्रेंड सर्कल से,
आपके ऐसे मित्रों से जो यंग है, आपसे शायद एज में यंग होंगे, उनसे भी आपको लाभ होने की संभावना है। परंतु वो लाभ कैसा लाभ है? वो लाभ ऐसा है जो आपको फॉरेन ले जा सकता है, जो आपको अब्रॉड के विजिट दे सकता है, वीजा से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन में आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे आपके स्पाउस से संबंधित आपके उनके रोगों में आपको, जैसे किसी डॉक्टर का पता मिलना, किसी सही क्लिनिक पे आप पहुंच जाना, आपके तकलीफों के कारण जो भी हैं चल रही हैं, तो इस प्रकार से आपको फायदा मिल सकता है। अब कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है कहाँ हो रहा है? ये उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में खुद लग्नेश जाके बैठे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लग्नेश जहां पे भी जाके बैठते हैं, अपना मन या अपना कर्म या अपनी इच्छाएं वो सारी वहां पे लगा देते हैं। तो लग्नेश जो है, बुध है, वो लाभ भाव में है। इसका अर्थ है कि कॉन्टैक्ट सर्कल से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके स्पाउस एंड फैमिली से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने की संभावना है, और आपको बुद्धि से वो अचीव करेंगे। आप अपनी बुद्धि चलाएंगे और सामने वाले को बुद्धि के कारण जीतेंगे यहाँ पर, और उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पे अड़ंगे तभी आते हैं जब ये बुध जो है आपके दशम भाव का स्वामी है। यहाँ पे दशम भाव का स्वामी है, इसलिए कर्म खराब नहीं करना है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में अगर नीच का बुध है, मतलब मीन राशि का बुध है आपकी पत्रिका में, और ये गोचर आपके कहाँ हो रहा है? लाभ भाव में हो रहा है। तो लाभ तब होगा जब आप नीच का कर्म करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वो नीच का कर्म करना चाहिए? नीच का कर्म कैसा? वॉट यू आर सपोज टू डू, आप वो ना करके सिर्फ अपने फायदे को देखकर अगर कोई कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, सामने वाले से झूठ बोलते हैं, बुद्धि लगा के उससे गलत इंप्रेशन देते हैं, तो वो गलत है। उससे जो प्राप्ति होगी, उससे जो जिस प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होगी या लाभ की प्राप्ति होगी, वो अशुद्ध लक्ष्मी होगी, अशुद्ध लाभ होगा। ये नहीं होना चाहिए आपसे, इससे जरूर बचिएगा। वो आपके कर्मों को और बढ़ाएगा, आपके प्रारब्ध को और बढ़ाएगा। वो चीज नहीं होने दीजिए, क्योंकि दशम भाव का स्वामी है आपका बुध। आप अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं और किसे करते हैं, किसे आप अपनी बुद्धि से सलाह दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी पत्रिका के लिए, आप क्योंकि आप कन्या लग्न के हैं, इसलिए बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने अपनी बुद्धि का यूज कैसे किया, या आपकी बुद्धि का यूज कोई और कैसे कर रहा है। इसका मंथन कीजिएगा, समझिएगा इस गोचर को सही प्रकार से। अगर किस प्रकार से आपको अनुभव आता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जरूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे एक और चीज कहूंगी कि आपके पत्रिका में ये बुध जो है, ये लाभ भाव में आ रहे हैं, तो लाभ देने वाले जो व्यक्ति होंगे ना, वो आपसे उम्र में कम होंगे, छोटे होंगे, बच्चे हो सकते हैं। उनकी उनके सजेशन के कारण, उनकी कुछ एडवाइजेस के कारण भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, आपको कर्म वो कौन से करने के लिए बोल रहे हैं, उसका ध्यान सही तरीके से रखिएगा। तुला लग्न के लिए बात करते हैं। तुला लग्न के लिए जो गोचर है, ये कहाँ हो रहा है? ये उनके दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में जब बुध आते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन, वो आपसे कुछ ना कुछ सीए से आपका कांटेक्ट होना, ऑडिटिंग होना, आपके करियर में, आप करियर या आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में कहीं ना कहीं एनवायरमेंट जो है, उससे संबंधित कुछ ना कुछ बुद्धि बल, बुद्धि से प्ले करना, ये सारी मौके देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं, घटनाक्रम आपसे घटित करवाते हैं। अब ये बुध है कौन आपकी पत्रिका में? ये आपके व्यय भाव के स्वामी है, और ये आपके भाग्य भाव के स्वामी है। मतलब दशम में ये बुध आया है, जिस प्रकार से ये कर्म करते हैं आप, उस कर्म से इधर आपको भाग्य प्राप्त होगा या फिर व्यय, नुकसान। आप आपका कर्म किस प्रकार है, आपकी पत्रिका में बुध कहाँ बैठा हुआ है, उसके अनुसार भी डिसाइड होता है। मान लीजिए ये बुध उच्च का है, तो आपसे कर्म जो है वो उच्च के होंगे, सही प्रकार से हो सकते हैं। परंतु उच्च का होकर अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ में संलग्न है, या किसी प्रकार से दृष्ट है, तो क्या होगा? वो बुद्धि आपकी गलत दिशा में जाएगी। पर वही मान लीजिए अगर मीन राशि का बुध है, तो नीच का बुध हुआ, कर्म भाव में आ रहा है, तो वो इमोशनल कर्म करवाएगा, इमोशनल गलतियां करवाएगा आपसे। इमोशनली आप किसी डिसीजन को ले लेंगे और उसका भुगतान आपको करते बैठना पड़ेगा। ये गोचर क्या कर सकता है? ये गोचर आपको भाग्य से भी बहुत सारी चीजें दे सकता है। भाग्य से जब चीजें मिलती हैं, क्योंकि भाग्येश है आपकी पत्रिका में बुध, भाग्य से जो चीजें मिलती हैं, पिता के कारण मिलती हैं, पिता के अनुकंपा के कारण, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के कारण जो चीजें मिलती हैं, वो गोचर ये दशम भाव का बुध देता है। ये गोचर आपको बाहर भी लेके जाएगा।
ये गोचर आपको बाहर ले जाकर, हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए लेके जाए। यहाँ पे हो सकता है कि आप घर वालों से दूर रहें, क्योंकि केतु आपके व्यय भाव में है, और व्यय भाव में केतु होने के कारण कहीं ना कहीं विभक्तता है। अपने किससे विभक्तता है? अपने अपने कुल से, अपने फैमिली से। और ये केतु आपका हस्त नक्षत्र में, मतलब चंद्र के नक्षत्र में चल रहा है, और चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र के ही राशि में वो गोचर कर रहे हैं। कौन? बुध। मतलब ये इमोशंस को लेकर आपका गोचर है। आपके कर्म किस प्रकार से होंगे? आपके कर्म का स्वरूप जो है वो इमोशनल अगर है, तो वो इमोशनल हार्मफुल नहीं होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए। उसका इंट्रोस्पेक्शन आपको करना बहुत जरूरी है। तभी आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। तभी आपको हो सकता है कि आप बाहर उच्च शिक्षण लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। ये हो सकता है कि आप रेंट का जो आपका, अगर आप रेंटेड मकान में रह रहे हैं तो आपने यहाँ पे मकान चेंज किया है, उसकी भी संभावनाएं हैं। यहाँ पे नींद डिस्टर्ब होना भी हो सकता है। किसके कारण? कर्म के कारण। आपके करियर में आप जितना फोकस लगा रहे हैं, आप जितना कर्म कर रहे हैं, उसके कारण नींद का डिस्टर्बेंस होना भी पॉसिबिलिटी है। इसका आपको ध्यान रखना है। समतोलता आपको यहाँ पे नापनी है, यहाँ पे स्थापित करनी है, उसका ध्यान रखिएगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो ये गोचर उनके भाग्य भाव में हो रहा है। बुध इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, है ये लाभ भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी। वृश्चिक लग्न के लिए जब बुध अष्टम भाव का स्वामी जब लाभ में आता है, वो सीधे सीधे दिशा दर्शाता है कि आपके आपके खानदान में जो कुल स्वामिनी है, आपके खानदान में जो कुल देव हैं, बुध जो है वो नारायण को दर्शाते हैं, विष्णु जी को दर्शाते हैं। उससे संबंधित अगर आपका कुल है या उससे संबंधित कोई घटनाक्रम या आपके रिचुअल्स अगर बाकी है, तो वो उसे पूर्ण करना बहुत जरूरी है। तभी भाग्य की प्राप्ति हो सकती है, और भाग्य की प्राप्ति होगी तो लाभ होगा। और वो केतु लाभ में बैठा हुआ वही दर्शाता है कि जब तक आप इन सब बातों को पूर्ण नहीं करता है ना, तब तक मैं केतु मतलब किंतु परंतु या फिर विभक्तता बना के रखूंगा। याद रखिएगा इस चीज को। गोचर में मिथुन राशि में ही शुक्र और सूर्य चल रहे हैं, तो ये स्थिति भी क्या दर्शाती है कि भाई यहाँ पे आपके जो पैतृक संपत्ति या इन सब चीजों को लेकर जो विचार या आपके कोई घटनाक्रम आपके जीवन में चल रही है, तो वो भाग्य से क्या होगी? भाग्य से कुंठित हो सकती है। क्यों कुंठित हो सकती है? क्योंकि वो भाग्य जो है या जो बुद्धि आप लगा रहे हैं वो इमोशनल बुद्धि है। प्रैक्टिकल बुद्धि लगाइए। अगर आप उस चीज को करने में सक्षम नहीं है तो किसी और की सहायता लीजिए। ये गोचर अपने माता पिता के साथ में, खास करके पिता के साथ में, आपके संबंधों को और क्या कर सकता है? अच्छा कर सकता है। अगर आप सही प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन गैप अगर रखा हुआ है, उसे मिटाइए, ताकि वो बुध आपका भाग्य लेकर आए पिता के द्वारा, पिता के सजेशंस के द्वारा, और उसी से आपको लाभ की प्राप्ति भी हो। अब ये आपको बाहर की यात्राएं दे सकता है, आपको अब्रॉड लेके जा सकता है। ये बुध आपको कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि से दूर लेके जा सकता है। ये बुध जो है ये आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि तीर्थ क्षेत्र की यात्राएं भी घटित हो सकती हैं, जो बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धि के लिए अच्छा है, आपके होराइजन को ये और ज्यादा ब्रॉडर करने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये उनके 8वें भाव में हो रहा है। 8वें भाव में दशमेश का आना या फिर सप्तमेश का आना। दशमेश मतलब आपका खुद का कर्म, और सप्तमेश मतलब आपका स्पाउस, या आप इतर लोगों से जो बातचीत करते हैं, इतर लोगों के संपर्क में जाते हैं। तो हो सकता है कि इतर लोगों के संपर्क में आने के बाद में आपको कोई ऐसी घटनाक्रम, कोई ऐसी बुद्धि या कोई ऐसे विचार मिले जो आपने अपने खानदान में सुन रखे होंगे कुछ कुछ समय पहले। मतलब आपके खानदान में कोई रिचुअल हो सकता है, कोई पूजा पाठ हो सकती है, पितरों का कर्म हो सकता है, किसी छोटे बच्चे को लेकर, छोटी बच्चियों को लेकर कुछ ना कुछ कर्म हो सकता है, जो आपके खानदान में करते हुए आए हैं परंतु वो खंडित हो गया है। एक स्थिति ये हो सकती है। सप्तम भाव का स्वामी है वो बुध, मतलब स्पाउस से संबंधित कोई ना कोई ऐसा तांत्रिक रिचुअल कहिए, क्योंकि अष्टम भाव तंत्र मंत्र यंत्र का है, गूढ़ विद्याओं का है। तो उस चीज को पूरा करने के लिए आपका स्पाउस आपको हेल्प कर रहा है, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है और ज्यादा कैपिटल अर्न करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ने के लिए जो कम्युनिकेशन में बहुत फास्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। परंतु कर्क राशि का ये बुध है, और कर्क राशि चंद्र की है और बुध अष्टम भाव में,
तो मतलब व्यभिचार से बचिएगा। व्यभिचार केवल शारीरिक नहीं होता है, व्यभिचार मानसिक भी होता है, शाब्दिक भी होता है, हर लेवल पे होता है। इस पक्ष को अगर आप समझना चाहते हैं तो अपनी पत्रिका सही प्रकार से ज्योतिषी को दिखवाइए। ये बुध अगर आपके जन्मस्थ बुध पे आपका अगर गोचर के बुध का भ्रमण है तो ये दिखा रहा है कि आप नारायण से संबंधित, विष्णु जी से संबंधित, बुध से संबंधित, गणपति से संबंधित कुछ न कुछ ऐसा रिचुअल या कोई ऐसा विधिवत कर्म जो है आपके कुल स्वामिनी को लेकर, कुल देव को लेकर, अगर कोई बचा हुआ कर्म है तो उसे पूर्ण करिए। उसे पूर्ण करते हैं तो आपका कर्म पूर्ण होता है, क्योंकि कर्म में आपके केतु है अभी, और कर्म में केतु है, उसी के कारण क्या है, ये गोचर क्या करता है, उस केतु की जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उसे दूर करिए। और दूर करने के लिए आपको स्वकर्म आवश्यक है। इसलिए शनि आपके पराक्रम में बैठकर स्वकर्म करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं गोचर में। अपनी पत्रिका को अगर सही प्रकार से आप समझ लेंगे ना तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। देखिए, मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये उनके 7वें भाव में है। किसी यंग व्यक्ति के साथ में जुड़ना, किसी आपसे आपके एज से किसी यंग व्यक्ति के साथ में आपका संलग्न होना, चैटिंग होना, बातचीत होना, भटकना, या फिर किसी यंग व्यक्ति के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना, वेंचर स्टार्ट करना, उसके साथ में कोई चीज इमोशन में आके करना, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इमोशन में ऐसे डिसीजन मेकिंग या इमोशन में ऐसी चीजें होना ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। ये गोचर आपको जो छोटे बच्चे हैं ना, यंग जो जनरेशन है, क्योंकि बुध को क्या कहा गया है कि जो ग्राउंड्स हैं, गार्डन्स हैं, या जितनी भी ग्रीनरी दिखाई देती है, या जितने भी आप यंग लोग बोलेंगे, मतलब यंग जनरेशन है, स्कूल्स कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए आपको चांस मिलेगा। वो अगर आप कर देते हैं तो आपका भाग्य क्या होगा, बलवत्त होगा, क्योंकि भाग्य में बैठा हुआ केतु है, वो छूट जाएगा वहां पे, जो किंतु परंतु बना के बैठा हुआ है। वही जो बात है वो 6वें भाव का भी स्वामी है बुध, इसलिए वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करिएगा, क्योंकि ये चांस मिलेगा आपको अपने पार्टनर के द्वारा, या 7वां भाव बिजनेस पार्टनर, स्पाउस, या फिर इतर लोगों का है जिनके साथ में, मतलब आप लोगों के साथ में कैसे हैं, आप लोगों के साथ में किस प्रकार से संबंध बना के चलते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, इसके ऊपर आपको ये समझ में आएगा कि आप किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, और उससे आपको आपकी भाग्य की प्राप्ति होती है। आप अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण कर रहे हैं या पेंडिंग कर्म बढ़ा रहे हैं। ये जो बुध है, ये बहुत बार ऐसे व्यक्तियों के साथ में आपको संलग्न करता है या अफेयर में देता है जो आपसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े होंगे या फिर आपसे छोटे होंगे, वाइस वर्सा ये केस हो सकता है। और इमोशंस में आके कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं करनी है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध जहां जाते हैं वहां पे किसी न किसी प्रकार के व्यभिचार को उत्पन्न करते हैं। कुंभ लगने के लिए देखिए कि बुध का गोचर कहाँ हो रहा है, उनके 6वें भाव में हो रहा है। 6वें भाव में जब बुध आते हैं तो पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने का चांस दे रहे हैं बुद्धि के कारण। बुद्धि आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी, उस बुद्धि के कारण आप अपने बचे हुए कर्म को पूर्ण करने का जो प्रण है वो पूरा कर सकते हैं। अब ये बुध कौन है, आपके 5म भाव का स्वामी है और 8म भाव का स्वामी है। 5म भाव बुद्धि का ही है, संतति का है, और 8म भाव पूर्व आपके जो कर्म हैं, रिचुअल्स हैं, आपके तंत्र मंत्र यंत्र का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है, और गूढ़ धन का भाव है। अगर आप वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं तो गूढ़ प्रकार की विद्या, गूढ़ प्रकार के धन की प्राप्ति होती है। ये वो गोचर है जब आपका कभी कभी इमोशंस के कारण भी आपको ऐसे विचार आते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं वहां पर, आपको लगता है कि इमोशनली कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहिए। परंतु अगर आप उन इमोशंस को अगर अटेंड कर लेंगे, जो इमोशंस आपको बार बार आ रहे हैं, जो आपको बार बार पोकिंग करते हैं, और उनको अगर आप पूर्ण कर देते हैं, उनको अगर क्लोजर दे देते हैं, तो आपको गुप्त धन की, गुप्त विद्या की प्राप्ति होती है। अब गुप्त धन मतलब हमेशा पैसा नहीं कि जमीन के नीचे पड़ा हुआ पैसा, गुप्त धन कुछ भी हो सकता है। गुप्त प्रकार की विद्या का धन होना, विद्या की प्राप्ति होना, सरस्वती की प्राप्ति होना,
गुप्त प्रकार के ऐसे लोगों की प्राप्ति होना जो आपको, आपके बिजनेस को, आपके काम को बढ़ाएं, आपको सुखों की प्राप्ति दें, आपका लाभ करवाएं। और वो अष्टम भाव से संबंधित है, इसका अर्थ है कि वो लोग भी क्या होंगे, अष्टम भाव से संबंधित होंगे। तो ज्योतिषी हो सकते हैं, तंत्र तांत्रिक हो सकते हैं, मांत्रिक हो सकते हैं, यांत्रिक हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। ये लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आपको चेतना दे रहे हैं कि इस चीज को कर लीजिए। अब वो विचार कौन से आ रहे हैं, किस चीज को आपने क्या किया है, इग्नोर किया है। उन सब चीजों को करने के बाद में अगर आप करते हैं तो आपका पेंडिंग कर्म पूर्ण होता है और आपको पंचम भाव सही प्रकार के धी शक्ति की प्राप्ति होती है। और इसका पूरा पुण्य आपके संतति को जाता है, आपके लीनिएज को जाता है। बहुत बार होता है ना कि हम कौन से ऐसे कर्म करते हैं जिसका फल पूर्ण प्रकार हमें मिलता है, ऐसा नहीं होता है ना। फल, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी उसकी फल की प्राप्ति पूर्ण शतशः आपको नहीं मिल रही है। कुछ कुछ परसेंट आपके बच्चों को जा रहा है, कुछ परसेंट आपकी पत्नी को जा रहा है, आपके पति को जा रहा है, कुछ परसेंट आपके माता पिता को जाता है, कुछ परसेंट आप अगले जीवन के लिए रख रहे हैं, कुछ परसेंट आप पिछले जन्म का लेकर आए हैं। तो कर्म का क्लासिफिकेशन है, कर्म के विभागीकरण है। देखिए, आप अपनी पत्रिका के अनुसार इन सब चीजों को और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। पर ये गोचर आपको क्या करता है, अगर हम मटेरियलिस्टिक लेवल पे कहें तो डॉक्यूमेंटेशन जो आपके सामने आ रहे हैं वो सही प्रकार से संचालित कीजिएगा, सही प्रकार से पढ़ के साइनिंग करिएगा। ये बुध आपको स्किन की प्रॉब्लम दे सकता है, नर्वस सिस्टम को लेकर कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, उससे बचिएगा। ये बुध जो है वो बातों में अटकना, हकलाना, इसकी भी चेतना, इसकी भी संभावना दे सकता है, उसे भी ध्यान रखिए। अब हम अंतिम लग्न की बात करते हैं, मतलब मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव खुद ये कारक भाव में आ रहे हैं, मतलब बुद्धि का स्वामी बुद्धि के भाव में आ रहा है। पंचम भाव में ये कर्क राशि का बुध है, इसका अर्थ है कि ये इमोशनल बुद्धि है। मतलब जो भी बुद्धि आपको होगी, जो ये गोचर में जो भी आपको बुद्धि हो रही है, जो विचार आ रहे हैं, जिस प्रकार के डिसीजन मेकिंग करने की इच्छा हो रही है, वो इमोशनल बुद्धि होगी। वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि बहुत बार इमोशंस में लेकर अगर आप कोई डिसीजन करते हैं, हाँ, आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि उस डिसीजन को लेने के पहले आप यू स्लीप ओवर इट। आप जरा उस चीज को, उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने में 2-3 दिन का समय लीजिए। भले ही वो आपको बुद्धि से आया हुआ या आपको एक इसका विचार जरूर है इमोशन से आया हुआ, परंतु ये विचार क्या करता है, ये विचार अल्टीमेटली दिखाता है कि क्या उसे पूर्ण करना चाहिए, उससे फायदा होगा। क्योंकि बुध कौन है, सुख के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, वास्तु से संबंधित है, और आपके पत्नी से या पति से संबंधित है, या आपके बिजनेस से संबंधित है। अब आपने इस प्रकार से जाना कि ये जो बुध का गोचर है ये सभी लग्न राशियों के लिए, जन्म राशि के लिए किस प्रकार से आपको परिणाम देगा, राइट। अब आप बुध का गोचर आपके लिए अच्छा हो या शुभ हो, उसके लिए आप स्वकर्म, आपके प्रयत्न क्या कर सकते हैं, आप रेमेडीज क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बुध, एक तो बुध का आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, राइट। रोज 11 बार करते हैं तो भी बहुत है। आप शुरुआत करें, क्योंकि बहुत बार हम 1 माला या 2 माला या 5 माला या 11 माला कहें तो व्यक्ति, जो व्यक्ति करने वाले नहीं है उनकी, उनको लगता है इतनी बड़ी क्वांटिटी कैसे हम करें। तो जब 11 बार भी अगर आप मंत्र करते हैं और उसको आप अविरत कर रहे हैं, हर हर दिन कर रहे हैं, एक एक नियम, नहाने के बाद में आपने 11 बार मंत्र उच्चारण भगवान जी के सामने एक दिया लगाया, अगरबत्ती लगाई और वो चीज कर देते हैं, तो भी एक चक्र तैयार होता है, राइट, एक वाइब्रेशन तैयार होती है। तो आप बुध का मंत्र कर सकते हैं, बुध गायत्री कर सकते हैं। बुध का जो बीज मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, बुध की जो गायत्री है ओम सौम्य रूपाय च विद्महे वाणेशाय च धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयातः। और बुध का जो बीज मंत्र है वो क्या है, ओम बम बुधाय नमः। ये बीज मंत्र हुआ बुध का, और ये हुआ बुध की गायत्री। अब बुध की जो आराध्य देव है वो है विष्णु, मतलब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या पठन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और विष्णु का जो मंत्र है, अब ये द्वादश द्वादश अक्षरी मंत्र है, और इसका नाम जप, मतलब जप मंत्र आप कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
है ना। इसका भी आप मंत्र पठन कर सकते हैं, ये भी आप 11 बार कहिए या 21 बार करिए, 51 बार करिए, जितनी बार भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप बुध के जो, आपको अगर लगता है कि बुद्धि आपको सही प्रकार से साथ नहीं दे रही है और बुद्धि के ग्रह बुध जो हैं उनकी अनुकंपा आपको प्राप्त हो सके, तो आप इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करके भी कर सकते हैं। आप ये सभी मंत्र आप अपने पुरोहित या आप अपने गुरु से पूछ के करिए, अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं है तो। ठीक है। इस वीडियो का मैं यही विराम देती हूँ। आपने मुझे अंत तक सुना, मुझे थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति के साथ में जरूर से शेयर करिए, ताकि अ, ये जो वाइब्रेशन है, ये जिस प्रकार का ज्ञान मैं कोशिश कर रही हूँ आप सभी के साथ में बांटने का, वो और प्रचार हो सके, वो और लोगों तक पहुंच सके। पता नहीं किसको कब क्या जरूरत पड़ जाए, है ना। जल्द ही मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ में। आप वीडियो की मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से वीडियोस मुझसे सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।